नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र पुष्प। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या है, किसके सर सजेगा ताज, आज हम जानेंगे 10 विधानसभा क्षेत्र का विशेष विश्लेषण। जितेंद्र जी, मुंगेरी लाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप गया जिला के जो 10 विधानसभा क्षेत्र है, इसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2025 का जो चुनाव होना है, कल मतदान किया जाएगा और 14 तारीख को मतगणना होगी। इसके जानने के पहले हम लोग जो गत विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, उस ओर जाना होगा। 2020 में जब गया जिला में के 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, उस समय महागठबंधन को 5 सीटें और एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। बिल्कुल। तो अभी जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, बहुत शोर नहीं है। ऐसे में चुनाव का आकलन, जीत हार का आकलन करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो परिदृश्य दिख रही है, गठबंधन के प्रति जो समीकरण है, और बिहार में तो जातीय समीकरण बनता है, जातीय समीकरण के हिसाब से ही प्रत्याशी तय होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस बार गया जिला में आगे बढ़ेगा एनडीए से। खासकर क्या है कि बिहार में जिस तरह से दलों के रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जैसे तेजस्वी के भी भीड़ उमड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के सभा में भीड़ उमड़ रहा है, तो इसमें क्या लगता है कि तेजस्वी सरकार बना पाएंगे? कि भीड़ तक भीड़ की बात है ना, तो भीड़ का आकलन आप लोगों की संख्या को देख करके नहीं कर सकते हैं। एक होता है स्वतः भीड़ और एक होता है जुटाया गया भीड़। भीड़ तो दोनों है। तो जो जुटाया गया भीड़ होता है वो वोट में परिणत नहीं होता है, और जो स्वतः भीड़ होता है वो वोट में बदल जाता है। तो जो तेजस्वी यादव की जो भीड़ दिख रही है ना, वो वोट में बदलने वाली है। भीड़ तो जनसुराज में भी, प्रशांत किशोर में भी लग रहा है। यही तो बात है। कल हमने देखा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर सभा था भूसंडा में, काफी भीड़ थी। अब वो भीड़ कितना वोट में परिणत हो पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो वहां पर महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनकी तो मुश्किलें बढ़ा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भीड़ को देख करके हम जीत हार का आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जातीय समीकरण है, समीकरण बनता और बिगड़ता है। जो समीकरण एनडीए का था वो एनडीए के पास है या खिसक गया, जो महागठबंधन का जो समीकरण था वो महागठबंधन के पास है या खिसक गया, या जो एनडीए के साथ जुड़े हैं और उनके मतदाता जो हैं वो उनके साथ हैं कि किसी और के साथ काम कर रहे हैं, ये अंदर क्या है बाहर क्या है, एक कहना बड़ा कठिन है। और यही कारण होता है क्या कि आकलन में गड़बड़ हो जाता है, सही नहीं हो पाता है। अब आप देखिए गया टाउन विधानसभा क्षेत्र को, गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, ये 9वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में। बिल्कुल। न सिर्फ ये विधायक रहे बल्कि ये कई विभागों के मंत्री रहे। इनके खिलाफ में जो है वो अखौरी ओंकार नाथ मोहन श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावे एक जो और जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र अग्रवाल, वो चतरा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, जब बिहार झारखंड एक था। तो अभी जब गया टाउन की बात करते हैं तो अगर हालांकि प्रेम कुमार कभी चुनाव हारे नहीं, लेकिन इसका वजह रहा हिंदू मुसलमान शहर है, तो हिंदू मुसलमान जात संप्रदाय को लेकर के बढ़ जाता था। और
पहले तो चुनाव के पहले भले ही लगता था कि ये वो साथ में नहीं है, वो साथ में नहीं है, लेकिन जब चुनाव आती थी, मतदान केंद्र पर जाते थे तो प्रेम कुमार के हो जाते थे। तो प्रेम जी का 35 साल बेमिसाल वाला क्या काम करेगा कि लॉस में जाएगा? नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम कुमार जी को लोग 35 साल से देख रहे हैं कि इन्होंने जिले के विकास के, शहर के विकास के लिए क्या किए। क्योंकि गया जो है धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पे मोक्ष के नगरी के रूप में पूरे विश्व विख्यात है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। उस हिसाब से इस शहर का विकास नहीं हुआ है। अगर इधर जब उनसे बात होती है कि आपने शहर के विकास के लिए क्या किया, तो पहले की बात नहीं करते हैं। अभी जो इधर जो है कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इधर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो मेट्रो लाया जा रहा है, स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये बातें करते हैं, पहले हम ये किया, हमने क्या क्या किया 35 साल में, ये बात नहीं बताते हैं। अब मोहन श्रीवास्तव हैं, ये भी नगर निगम के, गया नगर निगम के महापौर रहे हैं, काफी सक्रिय हैं। तो शहर के लोग देखना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे, ऐसा भी है। दूसरी बात है अब समीकरण की बात। यहाँ पर पहले यहाँ पर जो थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट होते थे तो हिंदू मुस्लिम हो जाता था, प्रेम जी जाते थे। विगत 2 चुनाव से ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले बार ही मोहन श्रीवास्तव थे जो कुछ वोटों से ही हारे थे। उसके पहले डिम्पल थे, कांग्रेस से ही थे, कांग्रेस की सीट रही है, तो हारे थे। इस बार जो है बड़ा दमखम के साथ मोहन श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार जो कायस्थ परिवार ने इन्हें वोट नहीं दिया था, इस बार लगता है कि सब एकजुट होकर मतदान करेंगे। इसके अलावे जो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद हैं, मतदाता हैं, उनके से भी डायरेक्ट अटैचमेंट है इनका। और उससे बड़ी बात यह है कि जो धीरेन्द्र अग्रवाल जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, वो भी भाजपा का वोट नहीं काटेंगे। अगर वो 10,000 वोट ले आए, वो 10,000 का नुकसान जो होगा वो आपको प्रेम कुमार जी का एनडीए का होगा, प्रेम कुमार जी का डायरेक्ट होगा। और ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि प्रेम जी का चुनावी नतीजा क्या होगा। बहुत मतलब अच्छा नहीं है। हाँ, तो इस हिसाब से देखते हैं कि ये जो जनसुराज के जो धीरेन्द्र अग्रवाल है, अगर मतदाता इनके प्रति जो इनके स्वजातीय हैं, इनके लोग हैं, अगर इनको वोट कर दिया, जनसुराज का जो वोट है वो कर दिए, तो ऐसे में प्रेम कुमार जी चित हो सकते हैं। धीरेन्द्र अग्रवाल भी आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं, वैश्य समाज से आते हैं, तो क्या पर काटेंगे अच्छा खासा वोट? अब देखिए, वो तो यही बता रहे हैं कि अगर काट लिए तो शहर में पकड़ है, शहर के रहने वाले हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, जो साम दाम दंड है वो सब कुछ जानते हैं, वो जो चक्र है, जो चक्रव्यूह है, उसको उनको पता है। और इस मामले में जितना प्रेम कुमार तो माहिर है, लेकिन जो आपके ये हैं मोहन श्रीवास्तव, वो भी कम खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसे में बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है गया विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, अब हम आते हैं बाहुबलियों के हिसाब किताब में। तो इसमें बेला से 2 बाहुबली परिवार लड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब तो बाहुबली के जगह पर बाहुबली को ही उतारा जा रहा है। आप मोकामा को देख लीजिए, बिल्कुल अनंत सिंह के खिलाफ दिया गया सूरजभान की पत्नी को। तो अब बाहुबली सुरेंद्र प्रसाद यादव थे, वो एमपी बन गए, सांसद जहानाबाद के सांसद बन गए। तो यहाँ पर जो महागठबंधन टिकट दिया है, उनके बेटा जो है विश्वनाथ कुमार सिंह को, और इधर से बिंदु यादव, ये भी बाहुबली की गिनती में इनकी आती है जिले में वो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी जो है मनोरमा देवी, जो मध्यावधि चुनाव हुआ उसमें वो विश्वनाथ यादव को हरा करके विधायिका बनी, और वो भी बाहुबली की पत्नी है। वही 35 साल का किला गिरा दी।
और इस बार जो लड़ रही है वो दमखम के साथ लड़ रही है। हालांकि जो विश्वनाथ यादव हैं वो बतला रहे थे कि जो पिछले बार हमसे गलती हुई थी, भूल हुई थी, इस बार सुधार लेंगे और इस बार हम चुनाव जीतेंगे, ऐसे विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम मतदाता कहाँ जाएंगे बेला? देखिए, मुस्लिम मतदाता ऐसे महागठबंधन के कोर वोटर में शामिल हैं, लेकिन वहां से जनसुराज से एक प्रत्याशी हैं। अब वो जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो कितना मुस्लिम वोट को काट पाते हैं इस पर निर्भर करता है। तो वहां का जो बेला का जो है ना नतीजा बहुत कम वोटों से होगा। और सुरेंद्र यादव के किला ढाने में मुस्लिम उम्मीदवार का हाथ रहा है उपचुनाव में? हाँ, बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है, क्योंकि लगातार वो जीत रहे थे और क्या वो कर रहे थे, लोग असल में लगातार एक ही व्यक्ति होते हैं तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, अभी नया आएंगे तो उनको देखें, एक बार देखना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे। तो ये कम समय में मनोरमा देवी ने राज्य सरकार से मिलकर के, केंद्र सरकार से मिलकर के अच्छा काम की है। अब जनता काम पर वोट देती है या फिर वो अपना वोट बेचती है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बेला से पुनः वापसी करेंगे सुरेंद्र यादव के परिवार? देखिए, टफ कंटेस्ट है, लेकिन अगर उनके स्वजातीय मतदाता बट गए, 60-40 हो गए, तो मनोरमा देवी आगे निकल सकती है। अगर 60 सुरेंद्र यादव के पक्ष में हो गए तो सुरेंद्र यादव निकल सकते हैं। जिले के एक और विधानसभा क्षेत्र है अतरी, वहां भी अतरी विधानसभा क्षेत्र में बाहुबली का ही परिवार सत्ता में आते रहा है। इस बार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक नए कैंडिडेट को उतारा है, इस पर आपका? देखिए, अतरी का सबसे बड़ा मामला है बाहरी और भीतरी। चूंकि आप वहीं के निवासी हैं जी, बाहरी और भीतरी। तो जो महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो बाहुबली की बात की है, बाहुबली राजेंद्र यादव का एक समय अतरी में तूती बोलता था और इसी कारण से वो जेल में भी हैं। उसके बाद उनकी पत्नी ये कुंती देवी विधायिका बनी, और जब विधायिका बनी उसके बाद उनका बेटा जो है अजय कुमार यादव उर्फ रंजीत यादव विधायक बना। तो इस बार जो है महागठबंधन में खासकर तेजस्वी यादव ने अजय यादव को, रंजीत यादव को भी किनारा करके उन्हीं के परिवार के वैजयंती देवी को उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र यादव की बड़ी पुत्रवधू? हाँ, वही अजय यादव की परिवार हुए, राजेंद्र यादव की पुत्रवधू हुई, कुंती देवी की बहू हुई, तो उसको उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर अजय यादव या उस रंजीत यादव आएगा तो वो चुनाव हार जाएगा। नहीं, इस पर भी कई मामला दर्ज है। हाँ, तो इसीलिए नया चेहरा दिया है। हालांकि उसी परिवार से है। पहले तो रंजीत यादव नाखुश थे, बाद में वो साथ में जुड़ करके काफी सक्रिय होकर के चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम के प्रत्याशी हैं रोमित कुमार, वो एक तो उस एरिया के नहीं, उस क्षेत्र अतरी विधानसभा क्षेत्र के नहीं है। दूसरी बात है कि उनके चाचा जो अरुण कुमार हैं वो जहानाबाद से 2 बार एमपी रहे, क्योंकि अतरी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया जिसको उदाहरण दे सके कि हमारे चाचा जी जब एमपी बने थे तो इस क्षेत्र के लिए ये काम किए थे। तीसरी बात है क्या कि यहाँ पर जो हम प्रत्याशी जो हैं वो हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतनराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके वो संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनका बेटा बिहार के निवर्तमान मंत्री संतोष कुमार सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभी जो 2025 के चुनाव में 6 सीट मिला है। रोमित भूमिहार बिरादरी से हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो 6 सीट मिला है। 6 सीट में 4 सीट जो है वो जीतनराम मांझी अपने परिवार को दे दिए, और 2 सीट इस मतलब अनिल कुमार एक टिकारी से हैं,
अनिल कुमार को, और एक उनके भतीजा रोमित कुमार को दे दिए अतरी से। चार दो छह, मतलब कि इन्हीं परिवार, दोनों परिवार के बीच राजनीतिक परिदृश्य जो है एनडीए का वो घूम रहा है। तो ऐसे में इससे भी वहां की जनता नाराज है, और खास करके वहां पर के कोयरी समाज और राजपूत समाज ने तो झंडा गाड़ दिया है कि हमको विरोध करना है, एनडीए को वोट नहीं देना है। और दूसरी बात ये है कि हम के जो पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने नेता थे, वो ये दो परिवारों के बीच में टिकट का बंटवारा करने से वो सब क्षुब्ध होकर के पार्टी से इस्तीफा दे दिए, और पार्टी के कई तो बागी उम्मीदवार बन गए हैं, कई है कि हम जहां जहां भी हम का कैंडिडेट है उसको हराने में लग गए हैं। जैसे देख लीजिए कौशलेंद्र कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, अति पिछड़ा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे श्याम प्रसाद, ये सब सहित बहुत सारे लोग जो हैं उनके दल के, वो हम को हराने में लगे हुए हैं कि जहां जहां हम का कैंडिडेट है उसको हराना है। तो इसका टिकट बंटवारा को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी जो है उसके प्रति भी रुझान लोगों का कमा है कि परिवारवाद का संकट आया है। बिल्कुल, कोई भी राजनीति करता है, राजनीति की खेती करते हैं तो चाहते हैं कि हमको भी उसमें लाभ मिले। बिल्कुल। अब राधेश्याम प्रसाद जी पुराने नेता हैं, आरजेडी के जिलाध्यक्ष भी रहे, काफी दिनों से वो राजनीति ही कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। तो जरूरत है कि हमको भी टिकट मिलेगा, कहीं से मिलेगा, या कहीं कोई बोर्ड वगैरह में हमें भी जगह दी जाएगी। लेकिन जब बोर्ड का गठन हुआ तो जीतनराम मांझी ने वहां भी अपने परिवार को ही सेट किए। राष्ट्रीय कमेटी जब बनी वहां भी परिवार के लोगों को ही सेट किए, मतलब लोगों को इग्नोर करते रहे। लास्ट में जो ये उम्मीद थी कि ये विधानसभा का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं टिकट मिल जाएगा, तो यहाँ से भी उनको मुंह खानी पड़ी। तो लास्ट में उनको बागी होकर के इस्तीफा देना पड़ा कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, और वो बागी हो गए। और जो प्रत्याशी इनके प्रति जो रोष है, उस रोष को इनकी हार के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, और इसीलिए बागी होकर के, चाहे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, या फिर अतरी विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, या फिर टिकारी विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, या फिर आपको बाराचट्टी का मामला हो, पूरे जोश खरोश से न सिर्फ ये बल्कि जो इस समाज के लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं कि हमको हराना है। ऐसे परिवारवाद को तरजीह न दे करके अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये देना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद से समाज का भला नहीं हो सकता है। तो परिवार का भला अतरी में महागठबंधन का सीट पक्का माने? देखिए, जो लग रहा है कि जैसे वोटर घिसक रहे, हट रहे हैं, उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में भी स्थानीय लोगों की बहुत कमी रही। ज्यादातर गया से या उनके जो परिवार के लोग हैं या उनके विद्यालय के लोग हैं वो अगुवा बने रहे चुनाव प्रचार में, तो स्थानीय लोगों का उनसे जुड़ाव नहीं हो सका, जिसके कारण भी रोमित कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ा। हाँ। अब हम बात करते हैं उन्हीं के चाचा जो टिकारी से हैं, हम सेकुलर के अनिल कुमार। पिछले कई बार से चुनाव जीतते आए हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो आपने क्षेत्र का भ्रमण अच्छा किया है वहां पर भी, वहां का सर्वे और गणित क्या बताता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ का जो बिहार का चुनाव है, बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब जो है वो चुनाव जो है जातीय समीकरण पर गोलबंदी है, उसी के हिसाब से टिकट दिया जाता है। अभी जो वहाँ जो दिया गया है हम से जो अनिल कुमार हैं वो बुनियाद जाति से है, वो है एनडीए गठबंधन से। एनडीए गठबंधन, एनडीए का कोई वोटर कोई नहीं माना जाता है। बिल्कुल। और अभी जो आरजेडी को टिकट दे दिया गया है, अजय दांगी को दे दिया गया है, जिसकी आबादी बहुत अच्छी है, वो वोट करते थे एनडीए को। अब इनके अपने कैंडिडेट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि अपने समाज के लोगों का झुकाव अपने लोगों के प्रति होगा, अपने प्रत्याशियों के बीच होगा। तो वो जो वोट बैंक था, वो उनका जो मास वोट बैंक था, वो दूसरी जगह महागठबंधन में शिफ्ट कर गया। और जो एक ही परिवारवाद की बात आई, तो उससे भी उस समाज के ही, भूमिहार समाज के ही लोग, कि खाली एक ही परिवार के लोग राजनीति करेगा। वहां पर एक निर्दलीय के रूप में है सुबोध कुमार,
हैं वो भूमिहार से ही हैं। वो भी किसी अच्छे पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेना चाहते थे, काफी मेहनत किए लेकिन उनको नहीं मिली, सफलता नहीं हासिल हाँ, अब उनको लगा कि हम केवल टिकट मांगने से नहीं मिलेगा, हमको लड़ना होगा, और लड़ने के लिए निर्दलीय नामांकन कर दिए और काफी जोश खरोश से वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमको लगता है कि वो भी अगर 10-5 हजार वोट काट लिए तो वो समझिए कि डायरेक्ट नुकसान अनिल कुमार को होगा, तो वो एनडीए सीट लूज कर सकता है। अब दूसरी बात है क्या कि जो महागठबंधन का वोटर है, मास वोट यादव है, मुस्लिम है, प्लस और है एक चीज वहां प्लस ये है कि अति पिछड़ा, हालांकि अजय डांगी भी अति पिछड़ा से आते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है क्या कि जो नीतीश कुमार ने एन चुनाव के पहले जो महिलाओं को, जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिए हैं, अगर उसका लाभ अनिल कुमार को मिलता है तो ये समझिए कि वो एक मतलब कि एक अच्छा मत मिल जाएगा, जिसको कहते हैं कि एक उम्मीद बन सकती है। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि जो ये केंद्रीय नेता आपके अमित शाह, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह लोन है, ये जो दी गई है वो आपको फ्री का पैसा नहीं बांटा गया है, बल्कि ये लोन है, और जिसके कारण महिलाओं में आक्रोश है कि तो हम लोगों को लोन ही काहे के लिए बनाए थे। 10 हजार तो कर्जा किसी से भी लेकर के धंधा कर ले, तो और 10 हजार में धंधा क्या होगा। है? लेकिन अब इसको जब वो बोल दिए, जिस पर मतदाताओं का, महिलाओं का असर विपरीत होने लगा एनडीए के प्रति, तो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, वो हर सभाओं में अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि बिहार का वित्त मंत्री मैं हूं, इसीलिए जो 10 हजार रुपया लोन लिया गया है वो किसी भी सूरत में वसूला नहीं जाएगा, उसको कोई नहीं वसूलेगा, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो अब इस स्पष्टीकरण से लोग कितना, महिलाएं कितना उनके प्रति प्लस होती हैं, ये कहना मुश्किल है। ऐसे में हमको लगता है कि जो टिकारी का जो सीट है वो महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अच्छा जितेंद्र जी, आप चलते हैं उसी के बगल में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र है। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में अभी महागठबंधन के विधायक हैं विनय यादव, उसका क्या अभी चल रहा है? देखिए, तेजस्वी या लालू जी ने गया में सतरंजी चाल चले हैं टिकट बंटवारे को लेकर के, ऐसा एक दूसरे को फंसा दिया है कि अगर वहां से निकलता है तो वो पिटा ही जाना है। जैसे देख लीजिए कि टिकारी में वो दिए हैं अजय डांगी को, और इमामगंज में ही परोक्ष रूप से कहिए कि डांगी परिवार को ही दिए हैं, क्योंकि जो ऋतु प्रिया चौधरी है वो है तो ऐसी महिला, लेकिन उसकी शादी प्रेम विवाह हुआ है और वो डांगी परिवार से हुआ है। और इमामगंज में इस समाज की आबादी बहुत है, यही निर्णायक भूमिका निभाता है। तो और जो गुरुआ में जो टिकट है वो भाजपा ने डांगी परिवार को दे दिया है। वहां पर जो महागठबंधन से, आरजेडी से वहां पर विनय कुमार यादव को मिला है। तो अगर वो पहले से विधायक भी हैं, अगर इस समाज के लोग, डांगी समाज के लोग या कोयरी कुशवाहा समाज के लोग जो हैं वो टिकारी में अपने समाज को देंगे, इमामगंज में अपने समाज को देंगे और गुरुआ में भी एनडीए को अपने समाज को देंगे, तो जाहिर सी बात है कि यादव का वोट तो खिसक जाएगा। तो एक पाने के लिए दो का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरुआ पाने में फंसता नजर आ रहा है। गुरुआ पाने के लिए उनको 2 सीट गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई परिवार नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में दूसरी बात यह है कि जो वहाँ एमपी है, औरंगाबाद के एमपी, वो कुशवाहा जाति से हैं, वहां पर आबादी भी है, तो वो चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को
कुछ वोट मिले, हमारी जाति का वोट मिले, क्योंकि उस समय तो मिला था तब जीत। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो एनडीए प्रत्याशी हैं हमको लगता है कि कमजोर होते दिख रहे हैं। लेकिन जनसुराज का भी वहां पर एक प्रत्याशी आ गए हैं, संजीव श्याम, जो एमएलसी रहे हैं स्नातक क्षेत्र से। अब देखिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। अब देखिए वहां पे एक ही नहीं, ये दोनों को एनडीए और महागठबंधन को खेल बिगाड़ने के लिए दोनों तरफ एक है। एक तरफ जहां जनसुराज से पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह हैं जो राजपूत जाति से आते हैं, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से प्रखर नेता है राघवेंद्र नारायण यादव जी, जो पिछले चुनाव भी लड़े थे और अच्छा वोट लाए थे, और इस बार भी चुनावी मैदान में है। वो लगभग वो जनता से जुड़े रहे हैं। तो अगर ये जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं संजीव श्याम सिंह, अगर 10,000 5,000 जो भी वोट काटेंगे वो एनडीए का काटेंगे, और जो राघवेंद्र नारायण यादव हैं वो वोट काटेंगे वो महागठबंधन का काटेंगे। और अगर दोनों काट ले, जिसका ज्यादा पलड़ा भारी हो गया उस प्रत्याशी की हार होगी। पिछले चुनाव में राघवेंद्र जी को 15,000 वोट आया था। हाँ, तो अगर वो यही सिलसिला जारी रहा तो ये महागठबंधन के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन जो स्थिति है जितेंद्र जी, एक सवाल है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र पर। पिछली बार राजीव नंदन दांगी से कुछ भूमिहार समाज के लोग नाराज थे और कुछ स्वजातीय भी कुछ उनके व्यवहार से थे। अब हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसका इस बार कुछ पॉजिटिव लग रहा है क्या एनडीए के पक्ष में हो सकता है? देखिए, अब ये बात है, मैं बताया कि यहाँ पर एनडीए के पक्ष में भूमिहार की बात है, तो भूमिहार देखेगा ना कि वहाँ हमको जो टिकारी में इस समाज का हमको वोट मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल। आरजेडी वाले देखेंगे कि हमको गुरुआ में हमको इसका वोट मिल रहा है कि नहीं, इस समाज का मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो भंवर जाल बनाया गया है, मकर जाल बनाया गया है, जो सतरंगी चाल चली गई है, ये तो इसी के लिए ना आखिर दोनों टिकट दिया गया है कि हम तुमको दें और तुम हमको दो, हम भी जीते तुम भी जीतो। इस तरह के चक्रव्यूह में तो हाँ, तो चुके हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि कौन कितना भारी है ये नहीं कहा जा सकता है। अगर राजपूत जाति का वोट मिल जाता है और कोयली का समुदाय का वोट नहीं बढ़ता है तो एनडीए निकल जाएगा। और अगर जो राघवेंद्र नारायण यादव जी हैं वो 15,000 काटे थे, वो वोट नहीं काट पाते हैं और वो सब एक हो जाता है। और जो सांसद के चुनाव में जो कोई लोग वोट किए थे महागठबंधन को, अभय कुशवाहा को, अगर वो वोट परंपरागत वोट अगर महागठबंधन को मिल जाता है तो महागठबंधन निकल जाएंगे। अब कौन किस करवट बैठेगा, मतदाता का रुख मतदान के समय कहाँ जाएगा, किस चिन्ह पर जाएगा, कौन सा बटन दबेगा, ये तो कुल मिलाकर के गुरुआ कांटे का टक्कर माना जा रहा है। कांटे का टक्कर। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं सरघाटी विधानसभा क्षेत्र। सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में राजद का कैंडिडेट जीते हुए थे मंजू अग्रवाल। अभी सीट बदल दिया गया है, प्रत्याशी बदल दिया गया है। देखिए, ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का प्रयोग था मंजू अग्रवाल। हाँ, मंजू अग्रवाल पर, खाली मंजू अग्रवाल पर नहीं, मंजू अग्रवाल आपका सासाराम में भी एक बनिया को दिया गया था, जबकि वहां पर कुशवाहा लोग हमेशा अब तक वही जीतते रहे। जब से चुनाव हुआ तब से कुशवाहा जाति के लोग ही जीतते रहे। ये वहां भी अशोक कुमार जी को टिकट दिया जा रहा था, लेकिन वो कहें कि नहीं, हम टिकट नहीं लेंगे, और तब दूसरा को दिया गया और वहां पर ज्यादा वोट दे दिया गया। एनडीए का जो वोट था 100 जी बनिया लोग, वो लोग दे दिए वोट, मुस्लिम लोग वोट दे दिए, जीत गया। तो एक प्रयोग है कि यहाँ पर इस बार सिरघाटी में पिछले बार मंजू अग्रवाल पर प्रयोग किया गया था, सफल हुआ था, और इस बार ये क्या है नाम है, प्रमोद कुमार वर्मा पर आजमाया गया है। समाज से आते हैं। लेकिन है क्या कि तब और अब के समीकरण में बहुत अंतर हो गया है। तब वो जो भरत यादव हैं, जो सुरेंद्र यादव नाम है ना, सुरेंद्र सुमन और भगत यादव, हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी, वो मंजू अग्रवाल के साथ थे। और इस चुनाव में
पिछले चुनाव में, और इस बार वो खुद निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दूसरी बात कि जो वहां पर दिया गया है, भाजपा का टिकट नहीं दिया गया, वहां पर दिया गया है लोजपा आर का, रामविलास का, जो जिसके प्रत्याशी हैं कौन यादव है, उदय यादव है, जो बारून के रहने वाले हैं। तो अब वो है, और उसके एमपी में एक है प्रत्याशी जनसुराज के, क्या नाम है, पवन किशोर। उनकी माता जी चेयरमैन है सरघाटी नगर, सरघाटी से अच्छा काम सुनते हैं, सोशल लड़का है, काम अच्छा। तो ये वहां पर चार प्रत्याशियों के बीच में वोटर बंट रहे हैं। अब जो उम्मीदवार ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा, जिसके प्रति लोगों का विश्वास होगा, तो वही निकाल पाएंगे। इसीलिए सरघाटी का मामला बहुत पेचीदा हो गया है, उसको कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जनसुराज भी जीत सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिनका प्रभावशाली, जिनका ज्यादा पकड़ होगा लोगों पर, वो जीत जाएंगे, क्योंकि जो वहां पर बनाने वाले थे वही लोग हैं जो कि मैदान में हैं। तो बिल्कुल बच जाएगा वोट। चलिए सरघाटी के बाद आते हैं, बहुत उलझा हुआ वो सीट है। अब सरघाटी के बाद आते हैं उसके बगल में बाराचट्टी, जो जीतन राम मांझी की समधन चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो जीती हुई थी, और इस बार का जो चल रहा है सोशल मीडिया और जो भी कहीं पर चल रहा है, वो सामने छुपा हुआ नहीं है आपसे। आप इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, आप ज्योति मांझी को बोल रहे हैं, ज्योति मांझी राजनीतिक घराने से हैं, उनके जो समधी हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार की पार्टी है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ज्योति मांझी के जो दामाद हैं वो बिहार सरकार में निवर्तमान मंत्री हैं, संतोष कुमार सुमन जी। उनकी बेटी जो है वो इमामगंज से निवर्तमान विधायिका दीपा मांझी, और दीपा मांझी की मां है ज्योति मांझी है। लेकिन अगर ये इस ओर राजनीतिक घराना है, तो जो तन्नुश्री है वो भी उसी तरह के राजनीतिक महागठबंधन प्रत्याशी। क्योंकि तन्नुश्री की जो नानी थी वो गया के एमपी थी, भगवतिया देवी, महादलित के सबसे बड़ा चेहरा। हाँ, महादलित का सबसे बड़ा चेहरा, और उस पर लोग विश्वास करते थे। भगवतिया देवी पत्थर तोड़ रही थी, और वहां से उसको उठा करके सीधे पार्लियामेंट भेजा गया था। तो उपेंद्र नाथ वर्मा का श्रेय जाता है। हाँ, वो उन्हीं का, वो राजनीतिक के क्षेत्र में उनको लाने का श्रेय उपेंद्र नाथ वर्मा को ही जाता है। हाँ, वो भी कहती थी। अब उनकी जो भगवतिया देवी की बेटी हुई समता देवी, और भगवतिया देवी के बेटा हुए विजय मांझी, जो गया से सांसद, जो विजय मांझी गया के सांसद रहे जदयू से, और जो समता देवी है बाराचट्टी की विधायिका रही। तो समता देवी की बेटी है तन्नुश्री। बिल्कुल। तो अब ये भी राजनीतिक घराना है। अब देखिए, तन्नु जो इसका परिवार है वो बाराचट्टी में रहते हैं। हालांकि ज्योति मांझी भी बाराचट्टी का ही हिस्सा, मोहनपुर है, दोनों आसपास में वहीं के रहने वाली हैं। तो अब है क्या कि ज्योति मांझी वहां 2 बार से विधायिका हैं, इनको देख चुकी हैं, वहां के लोग देख चुके हैं। जनता में कुछ असंतोष है इनके प्रति। हाँ, असंतोष है, काफी उनको जलालत भी झेलनी पड़ी है क्षेत्र में। और इस बार जो हुआ घटना क्रम जो दिया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान हम पर ढेला मारा गया, सोशल मीडिया में हुआ कि हमला किया गया, सीने में चोट लगी, वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई, मेडिकल कॉलेज में भर्ती और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसको जो डीएम और एसएसपी उजागर किए, उसमें ये था कि इनको कहीं चोट नहीं लगी है, कहीं कोई इंजरी नहीं है, और जहां पर ढेलेबाजी हुई थी वहां पर एक भी ढेला नहीं मिला। तो ये सब जो हुआ है, जिससे लगता है कि हताश होकर के ये सब घटना को अंजाम जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया, माहौल नहीं बन पाया। हाँ। जिलाधिकारी ने नकार दिया कि हमला नहीं हुआ। हालांकि इसी तरह का घटनाक्रम आपको टिकारी में हुआ था। हाँ। तो टिकारी में भी एक अलग मामला था, दोनों रोड बनी है और बीच में छोड़ दिया गया है। एमपी को जो भी विधायक थे उनको कहा जा रहा था कि आप भी
पैदल चलिए, बरसात का दिन था, पानी जमा था, कच्चर था, ये नहीं जाना था चाहते थे। इसी में थोड़ा सा तू में हुआ और घटना हो गया। अब तो पूरे बिहार में जंगल राज का हाँ, ये दे दिया गया। अब उससे कितना संगठित हुए, हमको तो लगता है कि उसमें महागठबंधन के लोग जो है ना वोटर, वो लोग संगठित हो गए, वो भी संगठित हुए होंगे। लेकिन होता है कि झूठा अफवाह फैलाने से माहौल खराब होता है। वो होता है कि भेड़िया आया, जब देखा तो भेड़िया नजर नहीं आया है। तो हम देख रहे थे कि कितना जुटता है। तो बाराचट्टी में क्या लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का रहेगा? वहां भी कांटे का टक्कर है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि तन्नुश्री थोड़ा भारी पड़ रही है ज्योति मांझी, इसीलिए कि नया चेहरा है और लोग देखना चाहते हैं कि 2 टर्म तो ज्योति मांझी विधायिका रह चुकी हैं, अब तनुश्री को देखें और उनके प्रति लोग कुलबंद भी हो रहे हैं। जेनजी का ज्यादा हाँ, जो युवा वर्ग है वो तनुश्री के साथ काफी एग्रेसिव है, इसीलिए वहां का मामला बड़ा टफ कंटेस्ट है, बहुत टफ है, मतदाता बिल्कुल साइलेंट है। अच्छा, अब आते हैं देश विदेश में चर्चा, ऐसा सीट जो अगर वहां का विधायक है, देश के विधायक हैं और विदेश के हैं, बोधगया सीट विश्वविख्यात बोधगया धार्मिक स्थल है, वहां के विधायक सर्वजीत रहे हैं। तो क्या इस बार सर्वजीत का माहौल है कि? देखिए, बोधगया के जो दोनों कैंडिडेट हैं वो दोनों अनजाने नहीं हैं। श्यामदेव पासवान जो लोलजपा रामविलास से हैं, वो भी वहाँ के विधायक रह चुके हैं, और कुमार सर्वजीत भी विधायक हैं। कुमार सर्वजीत के पिताजी भी गया के MP रह चुके हैं, जिनकी हत्या मैगरा में हुई थी, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान। तो ये भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो मतदाताओं पर पकड़ है। श्यामदेव पासवान चुनाव मैदान में है, लेकिन जो हम और लोजपा के बीच में जो खींचतान चल रहा है, ये नीचे प्रत्याशी के से नहीं, ये ऊपर जीतनराम मांझी और तेज प्रताप में, उसका खामियाजा यहाँ पर लोजपा कैंडिडेट को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी बोधगया पर एक बड़ा दांव खेला है। हाँ, चूंकि यहाँ पर जो लक्ष्मण मांझी है वो जनसुराज के कैंडिडेट है। वो लक्ष्मण मांझी हम के सक्रिय नेता में थे। अब उनको लगा कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो पहले निर्दलीय के रूप में लड़ने का मन बनाया, जनसुराज ने उनको टिकट दे दिया। एक और है जो हम के ही कार्यकर्ता रहे हैं, नंदलाल मांझी, वो भी निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो वोट जो कट रहा है, क्योंकि NDA में पासवान मांझी है, उसके कोर वोटर हैं, तो ये जो वोट काटेंगे तो NDA का वोट काटेंगे, ये दोनों जो वोट काटेंगे NDA का वोट काटेंगे, और जब NDA का वोट काटेंगे तो NDA कमजोर होगा तो महागठबंधन के लिए प्लस होगा, क्योंकि दोनों NDA और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों हैं जो कि पासवान जाति से हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यादव का जो वोट है वो एक भी इधर उधर खिसकने नहीं जा रहा है। जितेंद्र जी, बोधगया में एक और मामला है कि क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का सिंबल कड़ाही है और एक निर्दलीय प्रत्याशी का सिंबल भी कड़ाही दे दिया गया है, जबकि NDA के उम्मीदवार हैं श्यामदेव पासवान जो लोजपा रामविलास से हैं। इस कंडीशन में यह कहा जा रहा है कि ये मांझी जी का ही तिलिस्म राचा हुआ है। देखिए, एक किनका है पासा फेंका हुआ है तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में चिराग से कुछ चला था। हाँ, इसी का कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर जो खींचतान है, जिसका खामियाजा भुगत सकता है वो दोनों दल के प्रत्याशी, चाहे वो यहाँ आपके बाराचट्टी का हो, बोधगया का हो, अतरी का हो या टिकारी का हो, जहां भी प्रत्याशी दोनों के हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और
उधर हम इसका लोजपा रामविलास। लोजपा रामविलास का, तो वो दोनों का जो वोटर है हो सकता है कि वो एंटी वोट कर दे, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। क्या महागठबंधन की ओर झुकाव हो जाएगा? अब कुछ कह नहीं कर सकते हैं, आखिर कैंडिडेट तो इसी रूप में दिया गया है ना। जहां भी देखिए हम है या लोजपा का है, वहां पर कोई ना कोई आपको इस तरह के कैंडिडेट दिख जाएंगे, कोई ना कोई दिख जाएंगे। तो दूसरी बात है क्या कि जो बोधगया की बात कर रहे थे, तो इस तरह से जो बोधगया इंटरनेशनल जगह है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर देश विदेश से लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों कैंडिडेट को बोधगया के जो मतदाता देख चुके हैं। अब देखिए कि यहाँ सीट बचा पाएंगे। हाँ हाँ, है ये मामला, सीट बचा पाएंगे। वहां पर एक निर्णायक भूमिका में है जो एनडीए का वोटर है, कोयरी समुदाय का, और जिसकी बोधगया में कोयरी मतदाता का संख्या है बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी आबादी है। आप बोधगया के चारों देखिए, जितना गांव है सब, और बहुसंख्यक गांव है, ये नहीं कि 2 4 10 घर 20 घर का मामला है। गांव का गांव है। मोचारी में देखिए, बगल में देखिए बकरौर देखिए, अम्मा देखिए, खिरियामा देखिए, खिरियामा देखिए, खिरियामा तो आ जाता है आपको बेलागंज में। अच्छा, मनकोसी वगैरह उधर, मनकोसी हो गया, मोराटाल हो गया, बतसपुर है, बहुत सारा है, तो बहुत सारा है। तो एनडीए के लिए वहां पर अच्छा तो उसका जो है शुरू से ही, जिस समय राजेश कुमार थे, तो वहां पर दल से मतलब नहीं है, इस जाति के लोग राजेश कुमार से जुड़ाव रखते थे। और राजेश कुमार जब कभी भी कुछ होता था तो एक छतरी लेकर खड़े हो जाते थे कोयरी समाज के लिए। हाँ हाँ हाँ। और तो ये लाभ तो सर्वजीत राजेश कुमार को ही मिलता रहा और सर्वजीत को ही मिलता रहा, अभी तक मिला है। सर्वजीत अपना सीट बचाने में कामयाब हो। हमें तो लगता है कि सर्वजीत जी का सीट सुरक्षित है। महागठबंधन का सीट ये सबसे मजबूत सीट माना जा रहा है और ये यहाँ से सर्वजीत के लिए जीत आसान होगी। जितेंद्र जी, अब आते हैं वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र जो एनडीए के कब्जे में है। अच्छा खासा वीरेंद्र सिंह से कुछ एनडीए के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, तो इस परिस्थिति में क्या मतलब सीट बचा पाएंगे? देखिए, नाराजगी तो है और नाराजगी जबरदस्त है। नाराजगी उसकी है जो एनडीए का कोर वोटर है। वजीरगंज में कुशवाहा जाति की आबादी बहुत अच्छी है और यहाँ पर लखनपुर और असलपुर आमने सामने दोनों गांव है। वहां पर जो बस स्टैंड बना है उसके नामकरण को लेकर के विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि चूंकि लखनपुर में बना है तो बस स्टैंड का नाम लखनपुर हो, और इधर असलपुर में जो राजपूत जाति के हैं वो कहते थे कि असलपुर हो। इसी को लेकर के विवाद हुआ, गोली चली, केस मुकदमा हुआ, बहुत कुछ हुआ। और इसमें स्थानीय जो विधायक है भाजपा के वीरेंद्र सिंह, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका लगवाई, बल्कि इस लड़ाई में उन्होंने घी का काम किया, घी डालने का काम किया, आग में घी डालने। हाँ, आग में घी डालने का काम किया, जिसके कारण जो है इस वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के कुशवाहा वोटर वो टोटल इनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसका खामियाजा वीरेंद्र सिंह को एकदम 100% भुगतना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारे इस समाज के नेता आए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। कोई एक भी वोटर को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके पास भी हो गए थे और वो कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये कारण है। दूसरी एक और कारण है कि वहां से बहुजन समाज पार्टी से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से, वो भूमिहार जाति से है। भूमिहार जाति एनडीए का कोर वोटर है। बिल्कुल। तो वो न सिर्फ अपनी जाति का वोट ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ, चूंकि वो लोग जब चुनाव आता है तब कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं, वो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। और जब पहला चुनाव लड़े थे उसके पहले से वो वजीरगंज में काम कर रहे हैं, तो बिना विधायक रहे हुए। तो कोयरी वोटर क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ टर्न कर सकता है? हाँ, कुछ करेगा, बिल्कुल करेगा। कम से कम 30% वोटर तो हो सकता है कि कर जाएगा, क्योंकि कमलेश कुमार वर्मा वो मतलब कि पूरे ताकत से वहां पर जदयू के नेता थे, जदयू से इस्तीफा दे करके और बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इन्हें ये भी वहां से 3 बार
4 बार चुनाव लड़े। पिछले बार के जो चुनाव लड़े थे उसमें इनको करीब 15-16 हजार वोट आया था। एक और है ये जो वहां से लड़े थे चुनाव, ये तमीम मुस्लिम ये है सारे मल्ली जो अबगिल्ला के रहने वाले, हाँ नाम भूल रहे थे। तो वो लड़े थे, तो वो भी करीब 9-10 हजार वोट लाए थे और करीब लगता है कि 12-13 हजार वोट ये आपके चितरंजन जी लाए थे। तो ये सब अगर एकजुट होता है, इसके अलावा ही क्या बहुजन समाज पार्टी का अपना कोर वोट है, वो सब चितरंजन जी के साथ हैं। और चितरंजन जी मतलब कि कहते हैं कि तन मन धन तीनों लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए जो प्रत्याशी है वीरेंद्र सिंह को सेकंड पोजीशन में हम रहे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कि क्या महागठबंधन से अवधेश सिंह का पलड़ा भारी है? बिल्कुल, अवधेश सिंह का पलड़ा भारी है। और अगर चूंकि कोयरी जाति कुशवाहा जाति के लोग हैं, चूंकि ये दोनों को हराना चाहते हैं, अवधेश सिंह को भी और वीरेंद्र सिंह को भी, दोनों को हराना चाहते हैं। अगर ये अवधेश सिंह से ज्यादा जो हराने के लिए अगर कोई समुदाय को लगेगा, कुशवाहा समुदाय को लगेगा कि चितरंजन कुमार हरा सकते हैं, तो हो सकता है कि उधर शिफ्ट कर जाए ताकि दोनों चित हो जाए और एक नया उभर जाए, जो पूरा मकसद सिद्ध हो जाए। तो चितरंजन चिंटू बाजी मारेंगे? देखिए, अब बाजी मारेंगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि सेकंड पोजीशन पर के लिए आ जाएंगे। हमको ऐसा लगता है सेकंड पोजीशन के लिए वीरेंद्र सिंह और आपको चितरंजन कुमार में संघर्ष है। अब कौन आते हैं नहीं कह सकते हैं, जीतने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड पोजीशन की बात। अब हम जितेंद्र जी अब आते हैं जो सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, सबसे प्रतिष्ठित सीट माना जा रहा है, इमामगंज विधानसभा। हाँ, देखिए अभी अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे संतोष चुनाव लड़ रहे हैं, माना जा रहा है ऐसा। देखिए, इमामगंज की जो सीट है ना, विधानसभा की सीट, वो न सिर्फ गया के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए बहुत हॉट सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वो इस मामले में कि इमामगंज विधानसभा जो क्षेत्र है, वहां से उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ते थे और वो बिहार विधानसभा के स्पीकर हुए, अध्यक्ष रहे, स्पीकर हुए, तो काफी महत्वपूर्ण है। और वहां से 2 बार वो विधायक रहे। अभी जो वहां पर जो दीपा मांझी कैंडिडेट हैं, वो समझिए कि जीतन राम मांझी का प्रतिनिधित्व कर रही है, उनकी विरासत को बचाने के लिए वहां गई है। हालांकि उपचुनाव में वो जीती भी, लेकिन इस बार का तब का चुनाव, उपचुनाव जो हुआ था उस समय का चुनाव और अब के चुनाव में बहुत अंतर हो गया है। तब जो वहां पर कोयरी के मतदाता थे वो जीतन राम मांझी के साथ थे, दीपा मांझी के साथ थे, और अभी जो ऋतु प्रिया चौधरी आई है, वो कहिए कि वो उसकी शादी जो है वो दांगी परिवार से हुआ है। वहां पर वोट बैंक है, दांगी समुदाय का वोट जो है वो कहिए कि वही वहां का राजनीतिक को उलट फेर करता है। जिसको चाहता है वो जीतते हैं, जिसको चाहता है दांगी मतदाता से ही निर्भर करता है वहां के सत्तासीन कौन विधायक जीत हार तय करता है। तो अब तनुश्री का ऋतु प्रिया जो चौधरी है, वो एक तो चौधरी है, चौधरी का वोट हो गया, महागठबंधन का वोट हो गया, ज्यादा वो मुस्लिम का वोट हो गया, प्लस जो वहां का जो एनडीए का वोटर कहिए और जहां का जो जिसके कारण जिसके मत से वहां का सत्ता बदलता है, बदलता है, निर्णायक भूमिका निभाता है, वो भी तनुश्री के साथ। जितेंद्र जी एक सवाल है, प्रिया के साथ है। जितेंद्र जी एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को भूल जाएंगे कोयरी? देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार जब क्षेत्रीय मुद्दे आते हैं ना, तो ऊपर के मुद्दे गौण हो जाते हैं। लेकिन ये तो है कि भाई गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, दीपा मांझी गठबंधन से हैं, उस स्थिति में लोग ये देखता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वहां नीतीश कुमार के पास है। जिस समय उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ से जीतन राम मांझी को ले जाया गया था, तो उदय नारायण चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ थे।
उदयनारायण चौधरी नीतीश कुमार के साथ थे और वहां के मतदाताओं ने नीतीश जी को साफ साफ कह दिया था कि इन्होंने इस जाति को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए हम यहाँ बात नहीं, बाकी सब बात मानेंगे, यहाँ बात नहीं मानेंगे, इमामगंज में बात नहीं इमामगंज में बात नहीं मानेंगे। और उदयनारायण चौधरी को हारना पड़ा, बुरी तरह से हारना पड़ा और तब जीतनराम मांझी जीते थे। तो उसी प्रकार से इस बार की बात है कि जितने भी हम के जो इस समुदाय के नेता थे, वो उनकी उम्मीद थी कि हमसे हमको कुछ मिलेगा और ये सारा परिवार बाद के भेंट चढ़ गया। तो वहां के जो नेता थे सब लोगों ने इस्तीफा दे करके इनके खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक दिया है और वो न सिर्फ इमामगंज में बल्कि जहां जहां भी हम के कैंडिडेट हैं उसको हराने में लग गए हैं। इमामगंज तो शीर्ष में है क्योंकि वहां पर अपना कैंडिडेट भी है। वहां पर जो ऋतु प्रिया चौधरी है, इसी समाज के युवक से शादी कर ली है, उसका तो लाभ मिलेगा ही। एक पढ़ी लिखी भी है, काफी पढ़ी लिखी है, आर्किटेक्ट है, समझ रखती है, अच्छा बोलती है, अच्छा व्यवहार करती है, सभी के साथ कम समय में घुल मिल जाती है। तो इसका लाभ तो ऋतु प्रिया को मिलेगा और हमको लगता है कि यहाँ पर अगर प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ, प्रशासनिक चाल नहीं चली गई तो क्या प्रशासनिक फेरबदल का भी शंका जाहिर किया जा रहा है? ऐसा इल्जाम लगता ही रहा है। ऐसा इल्जाम तो वोट चोरी का तो खुलेआम राहुल गांधी लगा रहे हैं, आपको तेजस्वी जी लगा रहे हैं, सब लोग वोट चोरी का, प्रियंका गांधी लगा रही है, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं। वोट चोरी है क्या? तो इससे अगर लाभ मिला तो ठीक है, और नहीं तो इमामगंज में तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इमामगंज की सीट जीतनराम मांझी के लिए हॉट सीट है या कहिए प्रतिष्ठा का सीट है। अब जीतनराम मांझी कल के मतदान में वो कितने अपने पक्ष में मतदान करा पाते हैं देखना ये है। बाकी तो 14 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें साफ साफ रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें लास्ट में यही लगता है कि गया जिला में जो महागठबंधन का 5 सीट और एनडीए का 5 सीट था, तो एनडीए बढ़त बना पाती है या महागठबंधन बढ़त बना पाता है, देखना ये दिलचस्प रहेगा। लेकिन हमें जहां तक आप फाइनली पूछ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस बार स्वीप करेगा, आगे बढ़ेगा। महागठबंधन का सीट बढ़ सकता है, बढ़ सकता अच्छा है। जितेंद्र जी, एक सवाल मन में कौन रहा है कि इस बार अति पिछड़ा की आबादी बहुत बिहार में सक्रिय है, जो नीतीश कुमार का कोर वोट माना जाता है। और जिस तरह से भाजपा के शीर्ष नेता जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर यह नहीं बोला कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस स्थिति में क्या अति पिछड़ा समाज क्या सोच रहा है, कहाँ जाएगा? और एनडीए में सबसे अधिक सीटों का आपका आकलन क्या है कि किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, जो एनडीए में जो है एक पार्टी का तालमेल हुआ है, हृदय का, दिल का तालमेल नहीं हुआ है। और जिसका खामियाजा जो है, चाहे वो जीतनराम मांझी और चिराग पासवान हो, भाजपा और नीतीश कुमार हो, तो एक दिल से जो है हृदय नहीं मिला है, हृदय नहीं मिला है। ऊपर तालमेल, पार्टी का तालमेल हुआ है, जिसका खामियाजा ये जितने भी तालमेल में शामिल पार्टियां हैं एनडीए का, उनको भुगतना पड़ेगा। सब एक दूसरे को मात देने में लगे हैं, कमजोर करने में लगे हैं। तो इस स्थिति में क्या जदयू का संख्या बढ़ सकता है? अब यही तो बात है कि अगर हम लोग अभी साथ में बात कर रहे हैं और हमको कमजोर करना चाहते तो हम तो अब भीतर घात की जगह तो कमजोर हो ही जाएगा ना। तो अगर मदद की जगह तो मजबूत होगा, है? तो ऐसे में जो आप अति पिछड़ा का वोट कहे, अति पिछड़ा का वोट, महिला का वोट, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण वोटर है। जीविका जो है, जीविका महिला को कहिए संगठन, वो नीतीश कुमार के बहुत सपोर्टर हैं। लेकिन जो ये सब जो है, अगर जीविका ने साथ दिया तो एनडीए के बल्ले बल्ले है, और जीविका साथ नहीं दिया तो सारा कुनवा बिखर जाएगा।
ये थे हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र पुष्प जी। आज इन्होंने विश्लेषण किया बिहार विधानसभा 2025 के गया जिले के लिए, जिसमें इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सीट में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं द मुंगेरी लाल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।